नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि बात करते हैं, इस समय यदि आप देखें तो 15 मिनट सेशन के माध्यम से मैं आपके सिलेबस को कवर कर रहा हूं। बस आप लोगों को क्या करना, हमारी हर एक क्लास को फॉलो करना। अगर आप लोगों ने पूरी ईमानदारी से हर एक क्लास को फॉलो कर लिया तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए इस बार आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और जीके जीएस में से अगर आप देखेंगे तो आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। जैसा कि बात करते हैं, यदि आप देखेंगे तो अगर आपको चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। साथियों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, क्योंकि हमारा टॉपिक ही ये है। तो मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो इस साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इस साम्राज्य का संस्थापक था साथियों चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं। ये वही चंद्रगुप्त मौर्य हैं जिन्होंने क्या किया था, नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की बात करते हैं तो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की क्या किया था, हत्या करके, और एक तरह से मगध पर इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना कर दिया था। तो कहां पर इन्होंने स्थापना किया था? तो मगध की बात करते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जैसा कि बात करते हैं, इनके गुरु का नाम क्या था? चाणक्य की बात करते हैं। और चाणक्य का वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त या कौटिल्य की बात करते हैं। तो चाणक्य को क्या कहा गया है? विष्णुगुप्त भी कहा गया है और कौटिल्य भी कहा गया। साथियों, ये बातें याद रखेंगे। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इनकी पुस्तक का नाम था साथियों अर्थशास्त्र की बात करते हैं। तो आचार्य चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है या क्या थे? तो ध्यान रखेंगे, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई है साथियों? तो राजनीति विषय पर लिखी गई है। ये बातें याद रखेंगे। मौर्य वंश के प्रचलित मुद्रा की बात करते हैं साथियों, तो पढ़ थी। ये बातें भी याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर की बात करते हैं तो इसने क्या किया था, एक तरह से आक्रमण किया था। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत का नाम मेगास्थनीज था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन रहा करता था? मेगास्थनीज की बात करते हैं। और मेगास्थनीज कौन था? वो था एक तरह से सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था साथियों। और मेगास्थनीज की बात करते हैं तो इसकी पुस्तक का नाम क्या था साथियों, या क्या थी? ये बातें याद रखेंगे। तो इसकी पुस्तक का नाम था या नाम थी साथियों, वो एक तरह से इंडिका की बात करते हैं। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था साथियों? तो याद रखेंगे, इंडिका की बात करते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में क्या किया था? तो जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था अपने जीवन के अंतिम समय में? क्या किया था साथियों? तो इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। और इनकी मृत्यु की बात करते हैं कि तो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला की बात करते हैं। तो श्रवण बेलगोला में जाकर क्या होता है, संलेखना पद्धति का मतलब हो जाता है कि उपवास के माध्यम से क्या होता है, इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था। तो याद रखेंगे, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जाकर क्या होता है, इन्होंने अपना प्राण त्याग किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो मौर्य वंश का अगला शासक बनता है बिंदुसार की बात करते हैं। तो सबसे पहले कौन आता है? चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य दो नाम थे साथियों, एक तो सेंड्रोकोटस और दूसरे एंड्रोकोटस। ये बातें भी याद रखेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दो और नाम थे, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस भी बताया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब आइए हम बात करते हैं साथियों बिंदुसार के बारे में बात कर लेते हैं। बिंदुसार की बात करते हैं तो इसे अमित्रघात बताया गया, भासार बताया गया और वारीसार बताया भी गया है। ठीक है, तो इसका नाम ये भी बताया गया है। बिंदुसार की बात करते हैं तो ये भी जैन धर्म का अनुयायी था। तो बिंदुसार की बात करते हैं तो ये भी जैन धर्म को मानता था साथियों। और नेक्स्ट बात करते हैं, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। और बिंदुसार ने फिर क्या किया था, अपने पुत्र अशोक को विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया था, बल्कि वहां की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया था। और जिसके वजह से क्या होता है, बिंदुसार के बाद अगला शासक कौन बनता है? सम्राट अशोक बनते हैं साथियों। तो बिंदुसार की बात करते हैं तो बिंदुसार ने भारत के 10 महाजनपदों पर राज किया था। और इसके बाद अशोक की बात करते हैं तो अशोक जो होते हैं मौर्य वंश के अगले शासक बनते हैं। तो याद रखिएगा, अशोक जो होते हैं मौर्य वंश के अगले शासक बनते हैं। तो साथियों, आइए बात कर लेते हैं सम्राट अशोक के बारे में। ठीक है, एक महान राजा की बात करते हैं जिसके बारे में जितनी भी बात की जाएगी उतनी बात कम पड़ जाएगी, यानी कि किसी से हम इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। साथियों, अगर आप देखते हैं तो अशोक की बात करते हैं, सबसे महान शासक रहे, अर्थात सबसे सफल शासक रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारे महाजनपदों को जीता था। जैसा कि बात करते हैं 16 महाजनपद थे। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में 16 महाजनपदों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्यों ना एक बार मैं 16 महाजनपदों के बारे में बता देता हूं, 1-2 मिनट लगेगा।
काशी की बात करते हैं जिसकी राजधानी वाराणसी थी, मगध की बात करते हैं तो इसकी राजधानी गृहब्रज थी, सॉरी गृहब्रज थे या गृह राजगिरी थी। अंग की राजधानी थी साथियों चंपा, और वश की राजधानी थे कौशाम्बी। वज्जी की राजधानी थी वैशाली की बात करते हैं। मल्ल की राजधानी पावापुरी या कुशीनगर, और कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती या साकेत, और पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र या कामपल्ली की बात करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं चेदी की बात करते हैं तो सत्यवती की बात करते हैं या शक्तिमती की बात करते हैं। गंधार की राजधानी थी तक्षशिला, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, और मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, अस्मक की राजधानी थी कोटली या पुत्तन, और कंबोज की बात करते हैं तो हाटक या राजपुर, और कुरु की राजधानी थी हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ की बात करते हैं। अवंती की राजधानी थी उज्जैन, और महिष्मती की बात करते हैं। तो साथियों ये बातें याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 16 महाजनपदों की बात की जाती है, और 16 महाजनपदों से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इन ज्यादा से ज्यादातर अगर देखते हैं तो जनपदों पर शासन किसने किया था, तो सम्राट अशोक ने किया था। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। अशोक पूरे मौर्य वंश का सबसे महान शासक था। इसके शासन काल में क्या हुआ था, शिलालेखों का मतलब हो जाता है कि पत्थरों पर लिखे गए लेखों को अभिलेख कहा गया है या शिलालेख कहा गया है साथियों। तो शिलालेखों का प्रचलन बढ़ा। अशोक का नाम देवना प्रिय भी बताया गया है, तो ध्यान रखेंगे अशोक का एक नाम देवना प्रिय भी बताया गया है। तो कई बार हमारे एग्जामिनेशन में प्रश्न ये बन गया है कि महोदय ये बता दीजिए क्या अशोक का नाम देवना प्रिय भी था क्या, तो आप बताएंगे बिल्कुल था। इन शिलालेखों की खोज सबसे पहले 1750 में क्या था, किसने, पेंथिलर ने किया था। और सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था, इन शिलालेखों को पढ़ा था। तो हमारे एग्जामिनेशन में प्रश्न ये पूछा जाता है कि इन शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो इन शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। प्रारंभ में अशोक जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बाद में क्या होता है 261 बीसी में, ध्यान रखेंगे 261 बीसी में क्या होता है कि कलिंग का युद्ध होता है। तो हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कलिंग का युद्ध हुआ था साथियों 261 बीसी में। कब हुआ था, 261 बीसी में हुआ था। और अगर आप देखते हैं तो 261 बीसी में क्या होता है, कलिंग का युद्ध होता है, और इस युद्ध में क्या होता है, बहुत सारे लोगों की जाने जाती हैं और बहुत सारे लोग घायल होते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है, सम्राट अशोक क्या करते हैं, युद्ध की नीति को त्याग कर और धम्म की नीति यानी धर्म का रास्ता अपना लेते हैं साथियों। ये बातें याद रखेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप देखते हैं तो गौतम बुद्ध के शिष्य उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था इन्होंने, और इस वंश का अंतिम शासक, ध्यान रखेंगे बौद्ध धर्म का मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था। बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन चुका है, याद रखेंगे, आप लोग भूलेंगे नहीं कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ की बात करते हैं, ठीक है। तो ये बातें आप भूलेंगे नहीं, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो जैसा कि बात करते हैं साथियों, तो मैंने आपको मौर्य काल के बारे में भी बहुत अच्छे से बता दिया है, लेकिन आइए थोड़ा सा हर्यक वंश के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। तो हर्यक वंश को भी थोड़ा समझ लेते हैं। हर्यक वंश के बारे में बात कर लेते हैं साथियों। हर्यक वंश की बात करते हैं तो हर्यक वंश की बात करते हैं तो इस वंश का संस्थापक कौन था, इस वंश का संस्थापक था बिंबिसार की बात करते हैं। अच्छा, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि एक पुत्र क्या करता है, अपने पिता की हत्या करके राजा बन जाता है। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था साथियों, बिंबिसार की बात करते हैं। और बिंबिसार की बात करते हैं तो इसने हर्यक वंश की स्थापना किया था, ये मैंने बता ही दिया। इसने राजगृह नामक शहर की स्थापना किया था और उसी राजगृह को अपना एक तरह से राजधानी बनाया था। यह पहला शासक था जिसने भारतीय इतिहासों में वैवाहिक परंपरा के माध्यम से क्या किया था, अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया था साथियों। ये बातें याद रखेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बिंबिसार ने कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से विवाह किया था, और वैशाली के चेटक की पुत्री चिल्लना से विवाह किया था। और मध्य देश की बात करते हैं तो इनकी राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया था साथियों, यानी कि इनकी पुत्री राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया था। इसने अंग राज्य की बात करते हैं तो अंग राज्य के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर अपने राज्य में मिला लिया था। मगध नरेश बिंबिसार को जैन साहित्य में श्रेणिक कहा गया, याद रखेंगे। तो बिंबिसार को जैन साहित्य में क्या कहा गया, श्रेणिक कहा गया है। तो याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, जैन साहित्य में क्या कहा गया है बिंबिसार को, तो श्रेणिक कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं,
बिंबिसार के दरबार में एक राजवैद्य था और उसका नेम क्या था साथियों, जीवक था। तो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बिंबिसार के दरबार में कौन रहा करता था, एक तरह से चिकित्सक या राजवैद्य, वो था साथियों जीवक की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अवंती के राजा चंड प्रदोत की बात करते हैं। तो पांडु की बात करते हैं तो चंड प्रदोत पांडु जो रोग से ग्रसित थे और जीवक ने उनका भी उपचार किया था। बिंबिसार ने की हत्या की बात करते हैं तो बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था। तो बिंबिसार के बारे में दो बातें याद रखेंगे, दो से तीन बातें। एक तो पहली बात याद रखेंगे, इसने हर्यक वंश की स्थापना किया था और राजगृह नामक शहर की स्थापना किया और इसको अपनी राजधानी बनाया था और इसने अपने एक तरह से साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए वैवाहिक परंपरा को अपनाया था साथियों, ये बातें याद रखेंगे। और इसकी हत्या किसने किया था, अजातशत्रु की बात करते हैं। इसके चिकित्सक का नाम क्या था, इसके चिकित्सक का नाम था साथियों, अगर आप देखते हैं तो जीवक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अजातशत्रु के बारे में बात कर लेते हैं। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या किया था और इसलिए इसे पितृहंता शासक भी कहा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाता है पितृहंता शासक किसे कहा गया है तो आप बताएंगे अजातशत्रु को बताएंगे, जिसका एक नाम कुड़िक भी था। तो इसका एक और नाम था कुड़िक की बात करते हैं तो इसका एक नाम कुड़िक भी था। अजातशत्रु एक आक्रामक राजा था और इसने आक्रमण कर वैशाली और काशी देखो वैशाली महाजनपद और काशी महाजनपद और वैशाली महाजनपद को मगध में मिला लिया था। अजातशत्रु के ही शासनकाल में क्या क्या हुआ था, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण हुआ था। और अगर आप देखते हैं तो पहली बौद्ध संगीति का आयोजन इसी के शासनकाल में हुआ था। तो पहली बौद्ध संगीति का शासन के मतलब एक तरह से पहली बौद्ध संगीति का सभा का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, अजातशत्रु की बात करते हैं। कौशल के राजा प्रसेनजीत को अजातशत्रु ने क्या किया था, हरा करके काशी को मगध में मिला लिया था और इसकी पुत्री वजीरा से विवाह कर लिया था। अजातशत्रु के शासन काल के अंतिम दौर में उसके पुत्र उदयन ने उसकी हत्या कर दिया। तो ध्यान रखेंगे आगे चलकर इसकी हत्या कौन कर देता है, इसके पुत्र उदयन ने कर दिया था साथियों, ये बातें याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब कौन बनेगा, उदयन शासक बनेगा, ये बातें याद रखेंगे। और उदयन की बात करते हैं तो उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध का शासक बना था। और गार्गी संहिता तथा वायु पुराण के अनुसार उदयन ने सोन और गंगा नदी के संगम पर एक शहर बसाया और उस शहर का नाम था पाटलिपुत्र। तो याद रखेंगे पाटलिपुत्र को किसने बसाया था, तो उदयन ने बसाया था और उदयन ने पाटलिपुत्र को ही राजधानी बनाया था साथियों, ये बातें याद रखेंगे। उदयन का पुत्र कौन था, नागदशक था और नागदशक जो था वो हर्यक वंश का अंतिम शासक था। तो याद रखेंगे हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अब नागदशक की हत्या कौन करता है, इसके अमात्य या मंत्री की बात करते हैं। तो नागदशक की हत्या करता है इसका मंत्री, इसके मंत्री का नाम क्या था साथियों, शिशुनाग की बात करते हैं। तो शिशुनाग ने क्या किया था, एक तरह से हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर दिया और उसने क्या किया, शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया। तो इसने क्या किया, शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया, ये बातें याद रखेंगे। शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से फिर बदलकर वैशाली स्थानांतरित कर देता है। तो शिशुनाग के समय में क्या हो जाता है, मगध की राजधानी क्या बन जाती है, फिर इस बार बन जाती है वैशाली बन जाती है। शिशुनाग अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया था, ये बातें याद रखेंगे। कालाशोक जो शिशुनाग का उत्तराधिकारी था और उसने फिर से क्या कर देता है, राजधानी मगध की पाटलिपुत्र बना लेता है। तो ध्यान रखेंगे शिशुनाग की बात करते हैं साथियों, तो शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था, कालाशोक, और जिसने क्या किया था, मगध की राजधानी दोबारा पाटलिपुत्र बना लिया था। और कालाशोक के शासनकाल में ही क्या हुआ था, दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। तो इसी के शासनकाल में क्या हुआ था साथियों, दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, ये बातें याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। तो कालाशोक के समय में क्या हुआ था, दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अब हम बात करेंगे शिशुनाग जो था, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन था। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था साथियों, नंदीवर्धन था, ये बातें याद रखेंगे। आगे चलकर नंद वंश की स्थापना होती है और नंद वंश का शासक कौन बनता है, महापद्म नंद की बात करते हैं, जो कि एक शूद्र शासक था। इसमें यदि आप देखते हैं तो नंद वंश में टोटल मिलाकर 10 शासक हुए थे। तो टोटल मिलाकर 10 शासक हुए थे और जिसमें से यदि आप देखते हैं तो धनानंद की बात करते हैं या घनानंद की बात करते हैं तो इस वंश का अंतिम शासक था। और धनानंद के समय में ही क्या हुआ था, सिकंदर का आक्रमण भारत में हुआ था साथियों। ठीक है, अगर आप देखते हैं तो धनानंद की बात करते हैं तो इसकी हत्या किसने कर दिया था, इसकी हत्या करके ये देखिए धनानंद की हत्या किसने किया था, तो धनानंद की हत्या किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था साथियों, ये बातें भी याद रखिएगा, आप लोग भूलिएगा नहीं।
तो दोस्तों जैसा कि बात करते हैं, मैंने आपको हर्या कौन से भी पढ़ा दिया, और साथ ही साथ अगर आप देखते हैं तो मैंने आपको मौर्य काल के बारे में या मौर्य वंश के बारे में भी पढ़ा दिया है। चलिए आइए हम बात करते हैं अगली वीडियो में गुप्त काल के बारे में। मुझे लगता है कि इस तरह पढ़ने में आपको ज्यादा मजा आ रहा होगा, क्योंकि एक तरह से क्या है, 15 मिनट का जब भी आपको टाइम मिल रहा होगा आप तुरंत वीडियो देख ले रहे होंगे। ठीक है, आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो तक इन सारी वीडियोज को शेयर करिएगा। आपके सिलेबस को बहुत जल्द 3 से 4 दिन में मैं कंप्लीट कर दूंगा, ज्यादा बड़े नहीं, बस 15-15 मिनट वीडियो रहेगी और फटाफट आपकी कंप्लीट कर दूंगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बस समय निकालिए, आप देख लीजिए। सोते समय भी अगर आप एक वीडियो को देख लेते हैं तब भी आपका काम हो जाता है, और आपको स्पीड बढ़ाने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि मेरी ही स्पीड इतनी ज्यादा है कि आपको अगर 2x और 1.5x में आपने किया तो समझ लीजिए आपके दिमाग मतलब आपको हवा तक नहीं लगेगी। साथियों आज की क्लास को अब यहीं पर स्थगित करते हैं। अब हम आगे जानने वाले हैं गुप्त काल के बारे में। आज ही अगर आप देखेंगे तो आपकी एशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, और फिर बचेगा 1-2 चीजें बचेंगी जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।